भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महान फिल्मकार ऋत्विक घटक पर केंद्रित कार्यक्रम। महान फिल्मकार ऋत्विक घटक के शब्दों में, फिल्म देखने जाना अपने आप में एक रस्म है। रोशनी के जाते ही होता है तो केवल पर्दा, भीतर सभी दर्शक जैसे एकाकार हो जाते हैं। यही सामुदायिक भावना है। ऋत्विक घटक एक ऐसा चमकीला नक्षत्र जिसका उजास दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ है। सागर जैसे व्यक्तित्व का आकलन चंद शब्दों में करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में बात कहां से शुरू की जानी चाहिए? क्या उनकी कथा फिल्मों से जो सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, या ऋत्विक दा की अद्भुत डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से जिन्हें देखने के बाद संजो लेने की इच्छा हर कला प्रेमी के हृदय में बलवती हो उठती है, या फिर आजाद भारत की धूल भरी पगडंडियों से उठकर सूरज की तरह चमक उठने वाले कलाकार, अभिनेता, कथाकार, नाटककार और संगीतविद ऋत्विक घटक के व्यक्तित्व से। एक झलक में ऋत्विक घटक मध्यकाल का कोई मलंग सूफी फकीर लगते हैं जो भटकते हुए आधुनिक काल में आ गया है। महान चित्रकार राम किंकर बैज पर बनाई गई उन्हीं की डॉक्यूमेंट्री में एक पंक्ति आती है, कला को समझना कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है कलाकार को समझना। ऋत्विक घटक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अगर एक पंक्ति में बांधें तो कह सकते हैं कि घटक के काम में उनके समय का भारत बोल उठता है। আমার নদী পদ্মারি ছাইড়া আমি জামু কেন যাইবা খাইবার লাইগা এই শেষ সুযোগ এখনো শরণার্থী হ। শরণার্থী? বাস্তুহারা শরণার্থী নাম দিতে কাগজের বাবুরা। তুমি কপালপুরা, আমার বাপ কপালপুরা, আমার 14 পুরুষ কপালপুরা, এই যে কয়টা সম্মতি সব কয়টা কপালপুরা। তাহলে আমি এই পদ্মার পারে জন্মাইলাম কেন? ऋत्विक घटक का जन्म अविभाजित भारत के पूर्वी बंगाल में ढाका शहर के जिंदा बाजार इलाके में 4 नवंबर सन 1925 को हुआ था। ऋत्विक घटक ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कविता, कहानी, नाटक और अंत में सिनेमा को अपनाया। कविता कहानी से नाटक की तरफ आने का कारण था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकना। उपनिषद সেই স্বপ্ন দেখেছিল, প্রাচীন ভারতবর্ষ দেখেছিল, সেই কাল থেকে সব মানুষ দেখে আসছে। পথ খোঁজার আজও শেষ হয়নি, এই মাত্র খুঁজে পেতেই হবে। सन 1948 में
ऋत्विक घटक ने अपना पहला नाटक कालो शायार लिखा। उन दिनों इंडियन पीपुल्स थिएटर की पूरे भारत में धूम मची हुई थी। उसी दौरान उन्हें इप्टा द्वारा प्रस्तुत 2 नाटकों को देखने का अवसर मिला। ये नाटक थे जबानबंदी और नवान। सन 1951 में घटकदा ने इप्टा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने बर्तोल्ड ब्रेख्त और गोगोल के नाटकों का बांग्ला में न केवल अनुवाद किया बल्कि उन्हें निर्देशित भी किया। इस दौरान वो मौलिक नाटकों का लेखन और निर्देशन करने के साथ साथ उनमें अभिनय भी कर रहे थे। सन 1970 में उन्होंने अपना आखिरी नाटक लिखा जाला, जो थिएटर की दुनिया में मील का पत्थर है। नाट्य लेखन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के बावजूद ऋत्विक दा ने नाटक को पीछे छोड़ दिया। ऋत्विक घटक के लिए थिएटर में लगातार सक्रिय रहने का रास्ता साफ था। बावजूद इसके वो और अधिक लोगों तक पहुंचना चाहते थे। उन्हें नाटक से भी ज्यादा प्रभावशाली माध्यम लगा सिनेमा। মা যখন নতুন শিশুর জন্ম দেয় ব্যথায় কাতর হয়ে ভাবে মৃত্যু এলো বুঝি, কিন্তু মৃত্যু আসে কি না, আসে জীবন, নতুন কচি জীবন। আমরাও সবাই মিলে নতুন শিশুর জন্ম দিচ্ছি, ব্যথায় কাতরাচ্ছি আর ভাবছি সব চুরমার হয়ে গেল বুঝি, কিন্তু এই ব্যথার মধ্যে দিয়েই পথ চিরে চিরে আসবে জন্ম। ইতিহাস যুগ বদলাচ্ছে বুঝি। ऋत्विक घटक ने निमाई घोष की फिल्म छिन्न मूल से बतौर अभिनेता और सहायक निर्देशक सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। आजाद भारत में छिन्न मूल पहली ऐसी फिल्म थी जिसका विषय था बंटवारे के बाद जन्मी स्थितियां। एक अभिनेता के रूप में सफल और सक्रिय होने के लिए ऋत्विक घटक के समक्ष रास्ता साफ था, लेकिन शायद ये काफी नहीं था। ऋत्विक घटक का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं बल्कि सत्य का अनुसंधान करना भी था। ऋत्विक दा को लगा कि एक अभिनेता या सहायक निर्देशक के रूप में उनकी अभिव्यक्ति की एक सीमा है, इसीलिए उन्होंने फिल्म निर्देशन की ओर कदम बढ़ाया। छिन्न मूल में अभिनेता और सहायक के रूप में काम करने के बाद महज 2 वर्षों के भीतर ऋत्विक घटक ने निर्मित की अपनी पहली फिल्म नागरिक। কাঁদিস না, আমরা আর কাঁদবো না, দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করবো শুধু। একদিন না একদিন আসবেই সেই নতুন কিছু যার পথ তৈরি হচ্ছে। সবাই মিলে চিৎকার করে বলে উঠি আয় আমরা মরবো না। ऋत्विक घटक ने सिनेमा को अभिव्यक्ति के एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया, न कि व्यवसाय के रूप में। उस समय तक सिनेमा एक व्यावसायिक माध्यम के रूप में भली भांति फल फूल रहा था। ऋत्विक घटक अपने समय के विश्व सिनेमा के प्रति पूरी तरह जागरूक थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी फिल्म बनाई तो उस पर किसी की छाया नहीं थी। ऋत्विक घटक इतने अधिक मौलिक और नए थे कि अपने समकालीनों के बीच ठीक से समझे नहीं गए। ऋत्विक दा का कहना था, फिल्म एक सामूहिक कला है और इसमें अनेक प्रतिभाशाली लोग भागीदारी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फिल्म एक व्यक्तिगत कलाकर्म नहीं है। एक तरफ सिनेमा विविध व्यक्तियों के समूह की रचनात्मकता का परिणाम है, तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भी है। तेरा चाहे ना तुम्हारे चाहे ना जे अपन मायरे नाए जाने। ऋत्विक घटक के लिए प्रतिबद्ध सिनेमा वो था जो भारत के आम लोगों या दुनिया के आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को विषय के रूप में अपनाए। माँ, ओ माँ,
দেখো সুবল দাদা আর কিশোর দাদার কাণ্ড। আমি চুয়াड़ी জলে साथना साथे सुबल दादा और किशोर दादा। जिस समय ऋत्विक घटक जनधर्मी सिनेमा की बात कर रहे थे, उस समय तक व्यावसायिक सिनेमा अपनी जड़ें जमा चुका था। अपनी तमाम फिल्मों में घटक ने अपने विचारों का शब्दशः पालन किया और बाद में उनकी शैली से प्रभावित फिल्मकारों ने भी इतिहास रचा। ऋत्विक घटक एक फिल्म निर्माता और फिल्म चिंतक के साथ ही एक फिल्म शिक्षक भी थे। सन 1966 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में वाइस प्रेसिडेंट और शिक्षक के रूप में भी ऋत्विक दा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों तक अपने प्रगतिशील विचारों को पहुंचाने के लिए ऋत्विक घटक ने सिनेमा को एक माध्यम के तौर पर ही अपनाया। सिनेमा को मनोरंजन की जगह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम मानते हुए ऋत्विक घटक ने 8 कथा फिल्मों का निर्माण किया। सन 1951 में ऋत्विक घटक को बेदीनी अर्थात अरूप कथा नाम से एक फिल्म मिली। इस फिल्म को पहले निर्मल डे निर्देशित कर रहे थे। ऋत्विक घटक ने निर्देशन की भूमिका हाथ में लेते ही स्क्रिप्ट का पुनर्लेखन किया और 20 दिन तक शूटिंग की। कैमरे में किसी तकनीकी खराबी के कारण फिल्म एक्सपोज नहीं हुई और दोबारा इस फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई। सन 1955 में ऋत्विक घटक ने वृत्त चित्रात्मक 3 छोटी फिल्में बनाई। ये थीं आदिवासियों का जीवन स्रोत, बिहार के दर्शनीय स्थान और 1957 में रांची के आदिवासियों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ओरांव। सन 1958 में ऋत्विक दा ने बनाई अपनी दूसरी फीचर फिल्म औजांत्रिक। औजांत्रिक भी अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी। इसमें एक मनुष्य और मशीन के बीच भावनात्मक संबंधों को निरूपित किया गया है। यह फिल्म एक टैक्सी ड्राइवर विमल और उसकी टैक्सी जगदल की प्रेम कथा है। तेजी से बदलते परिवेश में रोज नई गाड़ियां सड़क पर उतर रही हैं। ऐसे में विमल की टैक्सी किसी कबाड़ की शोभा बनने लायक ही रह गई है। लेकिन आसपास के तमाम लोगों के उपहास को नजरअंदाज करते हुए विमल अपनी कमाई का एक-एक सिक्का अपनी टैक्सी को दुरुस्त करने में खर्च कर देता है। हालांकि अंततः उसे अपनी टैक्सी को बेचना पड़ता है। फिल्म औजांत्रिक में ऋत्विक घटक ने कहानी कहने की एक नई शैली को विकसित किया। अपने आसपास के बदलते परिवेश के अनुरूप स्वयं को न ढाल सकने वाला व्यक्ति ही औजांत्रिक का विषय है। यह फिल्म आम दर्शकों द्वारा बेशक सराही नहीं गई, लेकिन सुबुद्ध दर्शकों ने इस फिल्म को देखकर ऋत्विक घटक की प्रतिभा का लोहा माना। टिकट खिड़की पर असफलता के बावजूद ऋत्विक घटक ने अपनी फिल्मों के साथ व्यावसायिक समझौता करने के विषय में सोचा तक नहीं। सन 1959 में बनाई अपनी अगली फिल्म बाड़ी থেকে পালিয়ে। আমার নাম হরিদাস, পথে ঘুরি 12 মাস। লোকটি আমি বড্ড ভালো, একটি কেবল বড় ব্যাস। বাইরে আমি চমকে উঠি, মাঝে মাঝে ঘুমের থেকে থলি নিয়ে অমনি ছুটি, জড়ো করি ডেকে ডেকে। ওরে ওরে নরে হরে শঙ্কুরে রামাশামা খেদি বুঝি আয় ছুটে আয়। ওরে জগা মাথা ভাজা কে খাবি আমার ভাজা দাঁতে শান দিয়ে ছুটে আয়। কড়ত মড়ত কড়ত মড়ত ঘুড়মুড় 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 তাজা আমাদের হরিদাসের বুলবুল ভাজা।
ভাজা আমার এই হরিদাসের বুলবুল ভাজা আমার এই হরিদাসের বুলবুল 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 ভাজা আমার এই হরিদাসের বুলবুল 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 ভাজা উল্টে খাও কিংবা সোজা ডাইনে খেলে বাঁয়ে মজা উল্টে খাও কিংবা সোজা ডাইনে খেলে বাঁয়ে মজা আমার এই হরিদাসের বুলবুল 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 ভাজা আমার এই হরিদাসের বুলবুল 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 ভাজা मुड़कर पीछे देखना तो ऋत्विक घटक ने जैसे सीखा ही नहीं था। सन 1959 में ही उन्होंने काटो अजनारे नाम से एक फिल्म की शूटिंग की जो अधूरी रह गई। सन 1960 में ऋत्विक घटक ने सिनेमा जगत को दी एक बेहतरीन फिल्म मेघे ढाका तारा। জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে যে রাতে মোর দুয়ার গলি ভাঙলো ঝড়ে সব যে হয়ে গেল কালো নিবে গেল দ্বীপের আলো সব যে হয়ে গেল কালো নিবে গেল দ্বীপের আলো। मेघे ढाका तारा ऋत्विक दा की एक ऐसी फिल्म थी जिसे टिकट खिड़की पर भरपूर सफलता मिली। আইলাম নদীর ধারে মাঝি তোর নাম জানি না আমি ডাক দিমু পারি আমি ডাক দিমু পারি মন তোরে বাপার मेघे ढाका तारा का विषय भी विभाजन के बाद की त्रासदी है। इस फिल्म में भी आर्थिक अभाव से जूझते एक परिवार की कहानी कही गई है। দিদি ঠারাই শুনে দাও বাপের গিয়া কইও এই মাস খাবারে 2 মাস হইল আর দেশ হয় না হ্যাঁ কইও। दारिद्र्य, अवसाद, रुग्णता और अपनों से मिली उपेक्षा से टूट चुकी नायिका के भीतर भी जीने की प्रबल इच्छा है। उसकी इस इच्छा का महाविलाप है मेघे ढाका तारा का अंतिम दृश्य, जो ऋत्विक दा के निर्देशन की भी अद्भुत मिसाल है। দাদা আমি যে সত্যি সত্যি বাঁচতে চেয়েছিলাম দাদা আমি যে বাঁচতে বড় ভালোবাসি দাদা আমি বাঁচবো দাদা আমি বাঁচবো দাদা তুমি একবার বলো আমি বাঁচবো দাদা আমি বাঁচবো দাদা আমি বাঁচবো দাদা আমি বাঁচবো মাথা খারাপ হয়ে গেছে খুকি কি পাগল মতো চিৎকার করছিস খুকি খুকি मेघे ढाका तारा के सफल होने का परिणाम यह हुआ कि लगभग 1 वर्ष के भीतर ही ऋत्विक घटक ने बनाई कोमल गांधार, अपनी एक और महत्वपूर्ण फिल्म। কথাটা বোধহয় নিশ্চিন্তি আমার ঠাকুমা বলতেন সেই নিশ্চিন্তি বোধহয় আর আমরা ফিরে পাবো না। মনে হয় আমরা যেন কেমন বাইরের লোক হয়ে গেছি। আপনার মনে হয় না? ऋत्विक दा के भीतर कहीं बहुत गहरे तक विभाजन की पीड़ा से उपजी छटपटाहट थी। इसलिए उनकी अधिकांश फिल्मों की अंतर्धारा में यह पीड़ा पिघल कर बहती है। कोमल गांधार भी इसी वेदना की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है।
ওই যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে এত কাছে, অথচ কোনোদিন আমি ওখানে পৌঁছতে পারবো না। ওটা বিদেশ। যখন তুমি বললে ও বাড়ি কোথাও তোমার দেশের বাড়ি, তখন আমি কি করছিলাম জানো? নিজের বাড়িটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলাম। কারণ কোথাও না, ঠিক ওই বাড়ি আমার দেশের বাড়ি। যে রেল লাইনটার উপরে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, কলকাতা থেকে ফেরার সময় ঠিক ওইখানে ট্রেন থেকে নামতাম, স্টিমার থাকতো দাঁড়িয়ে, ওপারে নিয়ে যেত। মা অপেক্ষা করে থাকতেন। ওখানে দাঁড়িয়ে একটা মজার কথা মনে এলো। মনে হলো ওই রেল লাইনটা তখন ছিল একটা যোগ চিহ্ন, আর এখন কেমন যেন বিয়োগ চিহ্ন হয়ে গেছে। कोमल गांधार सन 1961 में प्रदर्शित हुई, लेकिन दर्शकों को यह फिल्म आकर्षित नहीं कर सकी। सन 1962 में ऋत्विक घटक ने सुवर्णरेखा नाम से एक कथा फिल्म का निर्देशन किया। यह फिल्म सन 1965 में प्रदर्शित हो सकी। सन 1962 में बनी फिल्म सुवर्णरेखा सीधे शरणार्थी शिविर से शुरू होती है। एक उजड़ा हुआ कारखाना, एक बंद हवाई अड्डा, बच्चे, युवा और अपनी जमीन से उखड़े लोग। ईश्वर, हमारे एक बार कोलकाता নিয়ে যাবা? আমার তো পয়সা নাই, তোমার অনেক পয়সা আছে। কলকাতা এখন মজা, দোকানে, হোটেলে, রেসের মাঠে, সে যে কি বিভৎস মজা, তুমি দাঁড়ায় দেখবা আর অবাক হয়ে যাবা। टिकट खिड़की पर इस फिल्म की विफलता ने ऋत्विक दा को कई वर्षों तक अगली फिल्म बनाने का मौका ही नहीं दिया। सन 1972 में बांग्लादेश के एक निर्माता ने घटक को फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया। ऋत्विक घटक ने निर्देशित की फिल्म तीताश एक्टी नौदेर नाम। ये फिल्म ऊर्जा स्रोत के सूख जाने की कथा कहती है। मछुआरों और मल्लाहों के लिए नदी के सूखने की कल्पना ही भयानक है। इस भयावहता को इस फिल्म में यथार्थवादी ढंग से फिल्मांकित किया गया है। दात्रा दिया अंतरे मारो, केहा दिया प्राणे मारो, किशोरीर टाका सब मालो बेटारा गिलছে। एक समय চক্রবৃদ্ধি হারে আকাশে গিয়া ঠেকবো, তখন মারুম টান, ব্যাং নাচান নাচামু, ঘর দুয়ার জ্বালামু, বিক্রি করিয়া পেয়াদা দিয়া পিটামু, সেই দিন জমবো। তৎপূর্বে কালুয়া কান্দি মাগন মিয়ারে আদালতে গিয়ে হাত করি। सन 1974 में ऋत्विक घटक ने अपनी अंतिम फिल्म निर्देशित की जुक्ति तोक्को और गोप्पो। ये एक आत्मकथात्मक फिल्म है। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया रजत कमल। कथा फिल्मों के अलावा ऋत्विक घटक ने कई वृत्त चित्रों का भी निर्माण किया। 1963 में ऋत्विक दा ने उस्ताद अल्लाउद्दीन खान पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो आज सिनेमा और संगीत जगत की एक अमूल्य धरोहर है। ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित कुछ अन्य महत्वपूर्ण वृत्त चित्रों के नाम हैं बगलार बंगादर्शन, साइंटिस्ट ऑफ टुमारो, पुरुलिया छऊ नृत्य और द क्वेश्चन। सन 1965 में अभिनय के छात्रों के लिए ऋत्विक दा ने निर्देशित की एक लघु फिल्म फियर।
सन 1965 में ही ऋत्विक दा के मार्गदर्शन में पुणे फिल्म संस्थान द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई रॉन्डेवो। सन 1970 में ऋत्विक दा ने 20 मिनट की अवधि की एक फिल्म बनाई आमार लेनिन। 1971 में उन्होंने निर्देशित की लघु फिल्म दरबार गति पद्मा। सन 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर केंद्रित एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह फिल्म भी अधूरी रह गई। सन 1975 में ऋत्विक घटक ने राम किंकर बैज पर एक डॉक्यू ड्रामा बनाया, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ऋतबान घटक ने संपादित कर पूरा करवाया। ऋत्विक दा ने ऋषिकेश मुखर्जी के लिए फिल्म मुसाफिर लिखी थी और बिमल रॉय के लिए फिल्म मधुमती। मुसाफिर को 5वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्तम कथा फिल्म का पुरस्कार मिला, वहीं मधुमती ने रचा सफलता का इतिहास। तीताश एक्टिनोदिर नाम के लिए उन्हें बांग्लादेश के फिल्म पत्रकारों की ओर से प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। सन 1970 में बच्चों के लिए निर्मित उनकी फिल्म हीरे प्रजापति के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार। इसी बरस ऋत्विक घटक को सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया पद्मश्री से। काल के मेघों ने ढक लिया भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली चमकते तारे ऋत्विक घटक को। 6 फरवरी सन 1976 को ऋत्विक घटक महायात्रा पर चले गए। सिनेमा के नक्षत्र आप सुन रहे थे महान फिल्मकार ऋत्विक घटक पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख डॉक्टर अनुपम ओझा, निवेदक और ध्वनि संपादक कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। अभी आपने सुना फिल्मकार ऋत्विक घटक पर केंद्रित कार्यक्रम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई हमारे विविध भारती के संग्रहालय से। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत सचिन देव बर्मन का है और फिल्म है बम्बई का बाबू। कहीं
मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। पमगा मरे का पमगमा दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, सावन लगा मचल गए बादल, कौन हुआ दीवाना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर, जाने कहाँ होके बाहर आई। लीजिए अब सुनिए दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है। एक नजर पे बिजली गिरे, चल
किसको दूं, दिल किसको दूं। ये दिल, ये वो दिल जिसको पाला था हमने बड़े नाज से। ये दिल, ये वो दिल जिसको पाला था हमने बड़े नाज से। उई, कोई तो बताओ, कोई समझाओ, दिल इसको दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल किसको दूं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में सुनिए आनंद बख्शी का गीत। आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की है। फिल्म है आया सावन झूम के। माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। सुन ओ माझी, मौजों की पुकार है, थाम ले तू मस्त पवन का लहराता चलो। माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। सुन ओ माझी, आज का गम तू छोड़ दे। आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल। ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ ये गाना, जिसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने, और फिल्म है वो कौन थी।
दो माली। इस फिल्म का गाना सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार हैं रवि। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। सूरत प्यारी, ऊपर से गुस्से की लाली। बचना ए दिल, आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी, ऊपर से गुस्से की लाली। बचना ए दिल, आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। को भी समझा दो, बस इतना बता दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है। दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है। दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते। दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते। लेकिन कुछ ऐसे है नारी जो ये भी ना जानते। ये पहले बताते, बारात लेके आते। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म है फर्ज।
हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। ये मुझको है समझाते, बीत रही थी हंसते गाते, मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। रात दिल ना खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुप के, रोज कोई आए जाए, काहे नेहा लगाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया।
भारतीय सिनेमा के नक्षत्र श्रृंखला में अभी आपने सुना फिल्मकार ऋत्विक घटक पर केंद्रित कार्यक्रम। इसके पश्चात हमने आपको सुनवाया फिल्म संगीत। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।